हेलो एनसीआई फैमिली। 27 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है और हम हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक 7 वीडियो लेक्चर्स की सीरीज लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। हर वीडियो में 2 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन के अराउंड जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे लेंगे रियल नंबर्स एंड सेकंड पॉलिनोमियल्स। दोनों का वेटेज जो है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। 4 मार्क्स का आपका रियल नंबर्स रहेगा और 4 मार्क्स का ये आपका पॉलिनोमियल्स रहेगा। और जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपके ये 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, आई गारंटी यू। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे अपने पास है एक्सप्रेस 210 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। नाउ प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है या फिर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है, किसी और से डिविजिबल नहीं होता। नाउ यहाँ पे 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसको याद कर लेना, ठीक है। सो 210 के हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सो 210 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 1 2, देन 0 लेंगे, 2 5 10, देन अगेन यहाँ पे देखो 5 और 1 6, सो यहाँ पे 3 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। नाउ 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 2 का डिवाइड तभी जाता है जब लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होता है। सो नाउ अगर 2 का डिवाइड नहीं जा रहा तो 3 का डिवाइड करना है आपको, ठीक है। 3 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा चेक करने के लिए आपको डिजिट्स को प्लस करना है। अगर प्लस करने के बाद 3 का मल्टीपल आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ देखो 1 और 5 6 जो कि 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 9 और 3 5 यहाँ पे हो गया 15। नाउ यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 7 35, देन 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7। सो अपने पास यहाँ पे आ गया 2 × 3 × 5 × 7, दैट इज अवर फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम 210 को इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी के B, C और D ये ऑप्शन हो गया अपने पास गलत। अब देखो यहाँ पे जो 210 हमारे पास आया, यहाँ पर जो 210 हमारे पास आया 2 × 3 × 5 × 7, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ये प्राइम नंबर्स है। ये सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में ही आते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 210 के प्राइम फैक्टर्स की पावर का सम बताओ। वापस सुनो, 210 के प्राइम फैक्टर्स की पावर का सम बताओ। तो देखो इन सब की पावर, यहां पे इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो सबकी पावर को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका सम ऑफ पावर जो यहां पे निकलेगा वो आ जाएगा 4, ठीक है। सो आपसे यहां पे ये भी पूछा जा सकता है, किसी नंबर को देके उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर का सम भी यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? नाउ प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बातें करते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है या खुद से डिविजिबल होता है। सो यहां पर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है। ना यहाँ पे 1 तो है लेकिन वो दूसरा नंबर हमारे पास नहीं है, इसके एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। नाउ सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 एक इवन नंबर है, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो होगा अपने पास, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर वो 3 होगा, ठीक है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। नाउ हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। ध्यान से सुनो, मैंने बोला जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स आर
सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल का सम होता है। नाउ रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। इरेशनल कौन से होते हैं? जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। नाउ यहां पर देखो बहुत ध्यान से, इरेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? इरेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? इरेशनल नंबर आपको हमेशा या तो रूट में कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा नंबर जिसका रूट नहीं निकाल सकते आप, ठीक है, ऐसा नंबर जिसका रूट नहीं निकाल सकते आप, लाइक √2, √3, √5, ये सब क्या है? इरेशनल है, क्योंकि इनका जब आप रूट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। और दूसरा किस टाइप का होता है इरेशनल नंबर? दूसरा टाइप यहां पे होता है कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और उसके बाद रिपीटिंग भी नहीं होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको हम इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो जब देखो अब यहां पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 2। सो 2 जो है अपने पास, इसके नीचे अगर मैं 1 लगा देता हूं तो ये P अपॉन Q बन गया, नहीं बन गया? बन गया। इसका मतलब ये तो इरेशनल नहीं है। दूसरा 2.23, 24, 25, तो क्या ये तुम्हें इसके जैसा नहीं लग रहा? मतलब देखो डॉट 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 लग रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वही हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। यहां पर देखो 23, 23, 23, 23, ये रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इरेशनल नहीं होता, वो रैशनल होता है। एंड देन यहां पे 2.23, इसके अंदर आप देखो इसको 223 अपॉन यहां से पॉइंट उठाओगे तो 100 हो जाएगा ये। सो ये बन गया P अपॉन Q का फॉर्म। सो अगर ये P अपॉन Q बन गया तो ये तो रैशनल हो गया ना, इरेशनल थोड़ी ना हुआ। सो इरेशनल नंबर 2 कैटेगरी के होते हैं। पहला तो हो गया रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तब आपके पास वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। सो फटाफट से इस सारी इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करो, देन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल? नॉट इरेशनल बोल रहा है, इसका मतलब ना तो रूट होना चाहिए और ना ही नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, देखो अब यहां पे डिटेल में समझेंगे इसको। 2 माइनस √3 इसका क्या है? होल स्क्वायर है। अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, तो अब बात समझो, इसका स्क्वायर करोगे सिंपल, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, लेकिन सारी कहानी करने के बाद भी यहां पर रूट रहेगा। 2 to the 4, 4√3। अब क्योंकि इस पूरे के अंदर 4√3 आ रहा है इसलिए ये इरेशनल है, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर करोगे 2 to the 4, ठीक है, देन √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, देन माइनस 2 to the 4 √3, सो यहां पे अल्टीमेट हमारे पास आएगा 4√3 7 माइनस 4√3। तो क्योंकि इस नंबर के अंदर √3 आ रहा है एंड √3 जो है एक रैशनल नंबर है, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। देखो √2, √3, √5, रूट में जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका रूट नहीं निकाल सकते अगर ऐसा नंबर है तो इसका मतलब वो इरेशनल होगा, तो ये तो इरेशनल है, ठीक है, हटाओ इसको। सेकंड देखो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, शायद यहां प्लस था, ठीक है, सो अगर प्लस रहेगा तो भी सेम कहानी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देन 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, इसको देखो 2 माइनस √3
और 2 प्लस रूट 3। अब यहां पर देखो, क्या मैं इसको a माइनस बी लिख लूं और इसको a प्लस बी लिख लूं? तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 2 टू ज़ा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, ऑल ओवर 1 बचेगा। अब 1 जो है मेरा इसके नीचे 1 लगा लो, तो क्या ये P अपॉन Q का फॉर्म बन गया? बिल्कुल बन गया। और अगर ये बन गया तो इसका मतलब यही है जो मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। सो ये रैशनल है। अब बचता है ये, देखो इसमें रूट 7 आ रहा है तो ये यहाँ पे हट गया। ये है देखो 2 रूट 7 अपॉन 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रूट 7 आ रहा है, तो ये इर्रेशनल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनो। जब भी एक रैशनल नंबर के साथ प्लस में होगा, जब भी एक रैशनल नंबर के साथ प्लस में होगा तो वो उस नंबर को भी इर्रेशनल कर देगा। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो बात समझो, ध्यान दो। इंपॉर्टेंट बातें अब यहां पे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है, समझो। अगर एक इर्रेशनल नंबर है हमारे पास और उसको मैं ऐड कर देता हूं रैशनल में, तो मेरे पास वो जो नया नंबर आएगा वो भी इर्रेशनल होगा। तो रैशनल और इर्रेशनल का सम इर्रेशनल होता है। अगर मेरे पास इर्रेशनल नंबर है और उसको मैं इर्रेशनल में ऐड कर देता हूं तो भी इर्रेशनल आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास इर्रेशनल नंबर है और मैं उसको इर्रेशनल से माइनस कर देता हूं तो रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। कैसे सर, कैसे? देखो, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, मान लो मेरे पास था रूट 2 और मैंने ही रूट 2 ही माइनस कर दिया तो क्या आएगा? 0 आएगा, नहीं आएगा? और 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब इसी जगह मान लो ये ऐसे होता है रूट 3 माइनस रूट 2, तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि रूट में अलग अलग नंबर माइनस नहीं होते, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो गया? ऑल ओवर इर्रेशनल हो गया, ठीक है। और प्लस माइनस के साथ देख लिया। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि एक रैशनल नंबर दूसरा रैशनल नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इर्रेशनल आएगा। एग्जांपल देखो, रूट 2 को मान लो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। अब इसमें रूट तो आ ही रहा है ना, इसमें रूट तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? इर्रेशनल है। अगर मेरे पास इर्रेशनल नंबर है और उसको मैं इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करता हूं तो अब यहां पर वापस से रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। कैसे? मान लो मेरे पास है रूट 2, इनटू में कर दिया मैंने रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया। और 2 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर यहां था मान लो रूट 2 और यहां था रूट 3, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 3 जा 6 आएगा, जो कि क्या है? अब इर्रेशनल है। सो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप वहां पे एमसीक्यू में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अच्छे से लिख लेना और वहां पे ध्यान रखना। लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल और रैशनल नंबर, तो वो हो जाएगा अपना आंसर इर्रेशनल। प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल एंड इर्रेशनल दोनों हो सकता है, रैशनल भी और इर्रेशनल भी। अगर इर्रेशनल और रैशनल का सम निकालेंगे तो इर्रेशनल का सम निकालेंगे तो भी इर्रेशनल, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, अदरवाइज एमसीक्यू में कुछ ना कुछ गड़बड़े हो सकती है, ठीक है। सो यहां पर ये हो गया अपने पास कंप्लीट। नाउ आगे देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब यहां पर अपने पास एक नंबर है a जो कि है xy क्यूब, ठीक है, और दूसरा नंबर है b दैट इज xy स्क्वायर z। इसका हमें क्या करना है? इसका हमें LCM बताना है, ठीक है, LCM बताना है। तो देखो, आपको दो चीजें, या तो आपको HCF पूछा जाएगा या तो आपको HCF पूछा जाएगा या LCM पूछा जाएगा। अगर HCF पूछता है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर HCF पूछता है तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर, ठीक है। आपको HCF पूछेगा तो क्या देखना है? कॉमन फैक्टर, मतलब इनमें क्या कॉमन है, ऊपर x आ रहा है तो क्या नीचे भी x आ रहा है, ठीक है। कॉमन ढूंढना है एक तो आपको, उसके बाद उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको LCM पूछता है तो आपको क्या करना है? एवरी फैक्टर लेना है, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। इधर जो नंबर आ रहे हैं वो भी लेने, इधर जो आ रहे हैं वो भी लेने, कॉमन नहीं, सब कुछ लेना है, ठीक है। एवरी फैक्टर लेना है, विद हाईएस्ट पावर लेना है, विद हाईएस्ट
पावर लेना है, ठीक है, एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो अब हमसे अभी क्या पूछ रहा है, ये एलसीएम पूछ रहा है। तो सर एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, एवरी फैक्टर। तो सर यहां पर x आ रहा है, x भी लेंगे, y आ रहा है, y भी लेंगे, z आ रहा है, z भी लेंगे। तो पहले तो सारे फैक्टर लिख लो। अब इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। सो x की हाईएस्ट पावर 1 ही है, y की हाईएस्ट पावर क्या है और 3, और z की हाईएस्ट पावर 1 ही है। सो हमने x की हाईएस्ट पावर ले ली 1, y की ले ली 3 और z की पावर 1 ही है। सो ये हमारा हो गया एलसीएम। इसको हम लिख लेंगे x y क्यूब z, x y क्यूब z। ये कहां पर है, ये कहीं पर भी नहीं है, एलसीएम ही है ना ये, x y क्यूब z, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, x y क्यूब z, x y स्क्वायर ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये शायद हो सकता है यहाँ पे एलसीएम की जगह HCF होगा, ऐसा हो सकता है, मैंने गलती कर दी कुछ शीट को बनाने में। HCF अगर होता है यहां पर तो क्या आंसर आएगा, चलो HCF निकाल के देख लेते हैं। एलसीएम तो यही आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन में ये नहीं है, तो शायद हो सकता है एलसीएम की जगह HCF हो, मैंने गलती से एलसीएम टाइप कर दिया हो, ठीक है। HCF का मतलब कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है, x कॉमन है और y कॉमन है, x कॉमन है और y कॉमन है, z इधर है लेकिन उधर नहीं है, तो z कॉमन नहीं है। नाउ लीस्ट पावर, तो x की पावर तो 1 ही है और y की लीस्ट पावर क्या है 2, y की लीस्ट मतलब लोएस्ट पावर क्या है 2। सो x y स्क्वायर, ये यहां पर इसका HCF है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सही कर लेना, यहां पर HCF पूछा था, मैंने गलती से शायद LCM टाइप कर दिया, ठीक है बेटा, क्लियर है। सो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, HCF पूछे LCM पूछे, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए क्या करना है। अगर LCM है तो ये आएगा और HCF है तो ये आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है, क्लियर है। चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इफ HCF ऑफ 16, y इज 8, 16 और y का HCF ये है, LCM ऑफ 16 और y इज 48, देन वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो देखो अपन एक फॉर्मूला पढ़ा है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF अपने पास कितना है, HCF है 8, ठीक है, LCM कितना है, LCM है 48, ठीक है, और A इंटू B मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर है अपने पास 16 इंटू y, इन्हीं का तो HCF LCM है ये, ठीक है। अब नाउ इसको नीचे भेज दो, सो 8 इंटू 48, 16 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ, इधर बच जाएगा y, 16 3 जा 48, तो 8 3 जा 24, सो y की वैल्यू यहां पर हो गई अपने पास 24, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे सॉल्व करने के लिए आए, ठीक है, बट इस पे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। नाउ सो यहां पर अपने 5 एमसीक्यू लिए हैं, ठीक है, और डिटेल में हमने साइड में इनके बारे में कुछ बात भी करी है। अब देखो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के अंदर, क्लियर है। सिंपली आपको HCF LCM निकालने के लिए बोल सकता है, जैसे मैंने यहां पर ये जो आपको x y करके दिया है, हो सकता है आपको नंबर दे दे, ठीक है, जैसे मान लो आपको यहां पे दे दिया 44 और यहां पे दे दिया मान लो 99, तो इन दोनों का मान लो आपसे HCF या LCM पूछ लिया, तो सिंपली कुछ नहीं करना, फैक्टर निकालो और उसके बाद यही वाला मेथड लगा दो, आपका HCF LCM इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नंबर देके भी पूछ सकता है, बट मैं इजी चीजें नहीं ले रहा, क्योंकि जो इजी है वो तो आप कर ही लोगे, है ना। जहां पे आपको दिक्कत आ सकती है वो चीजें हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं, और साथ में हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि भाई दिक्कत ना हो आगे, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर अपन ने 5 एमसीक्यू लिए, कि फर्स्ट चैप्टर से थे। अब देखो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो अपन लेने वाले हैं पॉलिनोमियल। सो छठा क्वेश्चन अपना पॉलिनोमियल का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला सवाल तो अपने पास यही आ जाता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा किसी भी एक्सप्रेशन को देख के कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप गलतियां करोगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की पहले तो एक पहचान देखो, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है भाई। सो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब ABCD XYZ कुछ भी, वेरिएबल की पावर आपको चेक करनी है। क्या चेक करनी है, पावर।
अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से, और कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो हम उसको पॉलिनोमियल में नहीं डालेंगे। तो ये याद रखना है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को पहचानना हो, किसी एक्सप्रेशन को पहचानना हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है? वेरिएबल, आपको ABCD XYZ वो देखना है, उसके ऊपर पावर देखनी है। अगर पावर 0 से इन्फिनिटी के बीच में है तो इसका मतलब मामला ठीक है, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर पावर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर वेरिएबल अपॉन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगर पावर पॉइंट में है, डेसिमल में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर वेरिएबल रूट में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब देखो यहां पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन ये लिखा है √x + 4। अब यहां पे ये जो x है, रूट का मतलब होता है कि उस नंबर की जो पावर है वो है हाफ। अब जो हाफ है ना, हाफ का मतलब है 0.5, तो ये होल नंबर नहीं हुआ ना। होल नंबर तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, होल का मतलब है नंबर कंप्लीट होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो हाफ का मतलब है 0.5, तो इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर देखो x + 1/x, इस x को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं, इस x को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर -1। अब यहां पर पावर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने क्या बोला? वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, और अगर अपॉन में है तो कट रहा है, और अगर कट रहा है तो फिर वो पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। नाउ यहां पर देखो 2 जो है, क्या ये पॉलिनोमियल बन सकता है? क्योंकि यहां तो सर वेरिएबल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बन सकता है, यही हमारा पॉलिनोमियल है। इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। सो यहां पर ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्लियर है। क्योंकि यहां पर पावर होल नंबर है। देखो यहां पर अगर मैं x लगा के उसके ऊपर 0 लिख दूं तो क्या ये चीज गलत है? नहीं, क्योंकि 2 को हम जब ऐसे लिख रहे हैं 2x की पावर 0 तो कुछ बदल नहीं रहा। 2 × किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो अल्टीमेटली 2 ही तो आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो नन तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं, क्लियर है। समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, हमेशा नंबर कंप्लीट होना चाहिए, उसी को आप एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्लियर है। सो फटाफट से इसे राइट डाउन करो। देन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px = 3 - x और x - 4। तो देखो डिग्री का क्या मतलब होता है? पहले तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो देखो सिंपली जब मैं यहां पर इस x को इस x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मेरे पास आएगा x², ठीक है। सो यहां पर 2 सबसे बड़ी पावर आने वाली है, दोनों को अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इज द हाईएस्ट पावर। सो यहां पर अपने पास 2 जो है वो क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। सो आपको डिग्री के लिए सिर्फ हाईएस्ट पावर चेक करना है। सो अगर आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रहा है तो आप मल्टीप्लाई करो एंड देन आपको हाईएस्ट पावर पता चल जाएगी, और या फिर सीधा सीधा आपको दे देगा, लाइक मान लो आपको दिया है x³ - 3x² + 4x - 7। फिर यहाँ पे आपसे डिग्री पूछा है तो सिंपली आप देख रहे हो कि x की पावर 3 यहाँ पे हाईएस्ट है और 3 हमारा यहाँ पे डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे सिंपली डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है, और हाईएस्ट पावर चेक करते आपको डिग्री पता चल जाएगी। नाउ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यहां पर आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। मान लो आपको यहां पर एक डायग्राम दे दिया इस टाइप का, ठीक है, ये डायग्राम दे दिया और यहां पूछ लिया इस डायग्राम को देखकर बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आपको कुछ चेक नहीं करना, सिंपली आपको एक्स एक्सिस को ये देखना है कि कितनी बार कट हो रहा है। सो यहां पर एक्स एक्सिस एक बार इधर कट हो रहा है और इधर कट हो रहा है, सो यहां पे 2 जीरोज होंगे, क्लियर है। मान लो डायग्राम ऐसा है, मान लो डायग्राम ऐसा है जहां पर सिर्फ ये ऐसे है, तो यहां पर सिर्फ टच हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर 1 जीरोज होंगे, मतलब 1 जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का।
सो जितने नंबर ऑफ टाइम्स कट हो रहा है एक्स एक्सिस, उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोज वहां पे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देखो, आपको एक्सप्रेशन देके नंबर ऑफ जीरोज तो पूछेगा ही, सॉरी डिग्री तो पूछेगा ही, आपको जीरोज भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको दे दिया px इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 9, मान लो आपको ये एक्सप्रेशन दे दिया। अब आपसे यहां पूछ रहा है कि यहां पर मुझे इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री तो आप बता दोगे 3, लेकिन अगर मान लो उसने पूछ लिया कि इसके नंबर ऑफ जीरोज बताओ, ठीक है, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इसके कितने जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज अगर आपसे यहां पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ जीरोज अगर आपसे यहां पूछता है तो नंबर ऑफ जीरोज जो होता है वो इक्वल होता है इक्वल होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो आपको सिंपली डिग्री चेक करनी है, इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरोज भी 3 होंगे, क्लियर है, इसकी डिग्री 3 है तो जीरोज भी 3 होंगे, सिंपल। तो यहां पर ये कुछ बातें हैं जो आपको डिग्री या फिर नंबर ऑफ जीरोज के रिगार्डिंग याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो यहां पर देखो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहां पे यूज करने वाले हैं, इसके जीरोज हमें निकालने। तो जीरोज निकालने के लिए पहले तो आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है या जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको इक्वल टू में 0 पुट कर दो। 0 पुट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इधर आगे कोई नंबर है, अगर नहीं है तो 1 है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लास्ट नंबर से, ठीक है। सो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, लास्ट में क्या है -8, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है, माइनस है तो माइनस भी लेना है, ठीक है, प्लस है तो कोई बात नहीं है, आगे प्लस लगाओ मत लगाओ चलेगा, लेकिन माइनस है तो लगाना है, ठीक है। सो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है सर, यहाँ पे -8 आ गया। अब आपको दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो -8 आना चाहिए और प्लस माइनस करे तो बीच में क्या है इधर -2, तो -2 आना चाहिए। तो देखो भाई, अगर मैं 4 2 ले लूं तो क्या 8 होता है, बिल्कुल होता है सर, लेकिन मुझे चाहिए -8, तो मैं अगर यहां -4 लगा लूं तो क्या इधर -8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। और अगर -4 में से 2 को मैं प्लस करूं, एक बार इनको प्लस करके भी चेक करना है, -4 + 2, ये प्लस का है ये माइनस का, -4 + 2, तो यहां क्या बचेगा, -2 बचेगा, तो यही तो मुझे चाहिए -2। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे जो बीच में नंबर है वो आना चाहिए, ठीक है। नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट -2 है और -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्लियर है। सो यहां पर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो गई, ये हो गई। अब ये जो आए हैं नंबर, इन्हीं को हमें यूज करना है। फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखना है, फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखना है। ये जो नंबर आए हैं इनको x लगा के लिख दो, माइनस का 4x प्लस का 2x एंड देन -8 एज इट इज इक्वल टू 0। बीच वाले को नहीं लिखना, बीच वाले की जगह ये टुकड़े लिखने हैं, ठीक है, ये जो आपने फैक्टर करे हैं। देन आपको 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाओगे, यहां से x कॉमन लोगे, इधर से आ जाएगा x -4, यहां से 2 कॉमन लेना है आपको, 2 कॉमन लोगे तो यहां से आ जाएगा x -4 इक्वल टू 0। आपको कॉमन वही लेना है जिससे कि आपका जो कॉमन नंबर है, जो अंदर नंबर बचेगा वो सेम आना चाहिए। ब्रैकेट में हमेशा सेम बचना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके ब्रैकेट में यहां पर सेम नंबर नहीं आ रहा है x -4 तो आपने गलत कर दिया, क्लियर है। सो एक बार ले लेंगे अब यहाँ पे x -4 जो कि कॉमन है, और एक बार लेंगे बाहर वाला नंबर x + 2 इक्वल टू 0। सो यहां से अपने पास आ जाएगा, एक बार ये ले लेंगे x -4 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। एक बार ले लेंगे ये x + 2 इक्वल टू 0, इसको उधर भेज देंगे तो x ये जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 4 और -2, सो 4 और -2 ये वाला ऑप्शन है अपना, 4 और -2 ये वाला ऑप्शन है अपना, 4 और -2 ये वाला ऑप्शन है अपना, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। सो इस टाइप से अब यहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे x² - 5x + 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कंफर्म है, जरूर पूछेगा, कंफर्म है, ठीक है। चलो सो फटाफट से इसे राइट डाउन करो, करने का मेथड यही रहेगा, प्रैक्टिस करो अपने बुक में जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी चीजें कैसे करनी है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
सो अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस k, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरो वन जीरो का मतलब था x की वैल्यू, जीरो का मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अपने पास 2 है यहाँ पे, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k निकालनी है हमें, तो आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, तो 2 रखेंगे इधर, ठीक है। 3 इंटू 2 प्लस k। अब क्योंकि ये इसका एक जीरो है तो यहां पर इस वैल्यू को अगर मैं रखूंगा तो ऑल ओवर जीरो आएगा। जीरो का क्या मतलब होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम एक्सप्रेशन में पुट करें तो ऑल ओवर इक्वल टू में जीरो आना चाहिए, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 2 6 हो गया, प्लस k इक्वल टू 0, 4 और 6 10 हो गया, प्लस k इक्वल टू 0, सो यहां से इसको उधर भेज दो, सो k की वैल्यू हो जाएगी -10। सो अपना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। और अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल टू में 0 मत लगा देना, वरना वो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन में इक्वल टू में 0 होता है, और जब इक्वल टू में 0 नहीं होता तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये होता है क्वाड्रेटिक, इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्लियर है। abc क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट्स है, और x क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है। चलो भाई आगे देखो। नेक्स्ट देखो अपने पास, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल अपने पास एक्स स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल अपने पास एक्स स्क्वायर -2x -15, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 जीरोस है। जीरोस मतलब अल्फा बीटा होता है क्या, जीरोस मतलब अल्फा बीटा होता है क्या, अल्फा है a और बीटा है b, ठीक है। हाँ बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ ab, वैल्यू ऑफ ab, अच्छा ab का मतलब हो गया a इंटू बी, और a इंटू बी का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, तो c अपॉन ए कुछ नहीं करना, c क्या है, c है हमारे पास -15, और a क्या है, a इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। सो अपने पास ऑल ओवर आंसर आ गया -15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है अपने पास, एक होता है सम ऑफ जीरोस दैट इज -b अपॉन ए, ठीक है। एक रिलेशन तो ये होता है जो तुम्हें याद रखना है, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज c अपॉन a, ठीक है। ये दो चीजें याद रखोगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट पूछता है तो c अपॉन a की वैल्यू लिख देना, c अपॉन a की वैल्यू लिख देना, और अगर सम पूछता है तो -b अपॉन a की वैल्यू लिख देना। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके उनको मल्टीप्लाई और प्लस मत करना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर तुम पहले इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, उसके बाद जीरोस निकालोगे, फिर तुम्हारे पास अल्फा बीटा आएगा, फिर तुम उनका प्रोडक्ट या सम निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। सिंपली कुछ नहीं करना, -b अपॉन ए या c अपॉन ए लगाओ, आपके पास सम और प्रोडक्ट सीधा सीधा आ जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप, अगर आपको जीरोस गिवन है लाइक दिस, तो आप c अपॉन ए लगाओ, नहीं गिवन है तो भी c अपॉन ए लगाओ, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब करनी है, जब तुम्हें लगे कि भाई हो सकती है। कभी कभी ऐसा होगा कि जो एक्सप्रेशन होगा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा ही नहीं, तो फिर कैसे निकालोगे उसका सम या प्रोडक्ट, तो फिर तुम्हें सीधा c अपॉन ए या -b अपॉन ए लगाना है, ठीक है। सो यहां पर इस टाइप से तुम इन दो क्वेश्चंस को यहां पर टैकल कर लोगे। चलो जी, तो फटाफट से इसे राइट डाउन करो। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू। यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं दोनों चैप्टर के, ठीक है। इसी टाइप के एमसीक्यू आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, और इसके अराउंड में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने डिस्कस कर ली है सारी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सुन लो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सुन लो कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था अपना, जिसमें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो देखो इरेशनल नंबर जो होता है अपने पास वो पाई भी होता है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको याद रखोगे। आपको ये दे सकता है एग्जाम में, पाई इज अ, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, टिक किस पे करोगे, इरेशनल पे। रैशनल पे मत करे आना। पाई की वैल्यू 22/7 हम लेते हैं, होती नहीं है, हम
लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, होती नहीं है। पाई की एक्चुअल वैल्यू अलग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए पाई क्या है, इरेशनल है। रैशनल मत लगाया ना पाई को, ठीक है। चलो फटाफट से, कहां थे हम, फटाफट से इसको राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो पहले तो हमें HCF निकालना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। 96 को फैक्टराइज करो, 96 को फैक्टराइज करोगे 2 से जाएगा 2 4 जा 2 8 जा, देन 2 से करोगे 24, देन 2 से करोगे 12, देन 2 से करोगे 6, देन 2 से करोगे 3, देन 3 से करोगे 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक करते जाओ। 404, नाउ 2 से डिवाइड करेंगे 202, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 101। अब 101 जो है एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब सीधा 101 से ही डिवाइड जाएगा। फालतू मेहनत नहीं करनी, पता चले 3 से चेक कर रहे हो, 4 से 5 से 6 से चेक कर ही जा रहे हो, नहीं, 101 सीधा 101 से ही डिवाइड जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ सो अपने पास 96 आ गया। 96 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 into 3, और 404 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into 2 into 101। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा इसने, पहले HCF पूछा है, ठीक है। फाइंड द HCF। तो HCF का क्या मतलब बताया था, कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1, और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 into 101 की पावर 1। तो दोनों में मुझे बताओ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और 2 की लीस्ट पावर क्या है, अब लीस्ट पावर है 2, ठीक है। तो 2 2 4 अपना HCF हो जाएगा। नाउ ये बोल रहा है इसका LCM निकालो। तो LCM कैसे निकालोगे, अब तो यहां पे फॉर्मूला लगाओगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 96 इंटू 404, ठीक है। यहाँ पे HCF की वैल्यू रख लो, 4 इंटू LCM इक्वल टू 96 इंटू 404। तो यहाँ से 4 से ये कट जाएगा 101 बार, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 96 इंटू 101 करोगे आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो भी आपका LCM होगा। क्लियर है। चलो भाई आगे देखो। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120, ठीक है। बहुत इजी सा है। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 3 जा, ठीक है, वही इसी तरीके से फैक्टराइज करके। 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को देखो 2 इंटू 36, फिर 2 इंटू 18, फिर 2 इंटू 9, तो 3 इंटू 3, इसको ये लिख सकते हैं हम। एंड देन 120 को देखो 2 इंटू 60, 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इधर देखो 2 की पावर 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, देन 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। क्या पूछ रहा है हमसे, HCF और LCM दोनों पूछ रहा है। HCF का मतलब कॉमन फैक्टर, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है सर, दोनों में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 2 दोनों में आ रहा है सर, 2 और 3 दोनों में आ रहा है। इसकी लोएस्ट पावर 2 की लोएस्ट पावर 2 की लोएस्ट पावर 3 दोनों में सेम है, और 3 की लोएस्ट पावर 1। तो यहां पर 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 24, तो हो जाएगा अपना यहाँ पे HCF। नहीं नहीं नहीं, इन दोनों का थोड़ी निकालना है, गलती कर रहा हूं मैं, रुको रुको रुको, ये भी तो है, इसको तो मैं भूल ही गया, ठीक है। तो HCF तीनों में क्या कॉमन है, 2 2 2 3 3 3, तो दोनों में 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। लीस्ट पावर लोएस्ट पावर 2 की लोएस्ट पावर 1 है और 3 की भी 1 है, ठीक है। तो यही रहेगा 2 3 जा 6, तो इसका HCF हो गया। LCM का मतलब एवरी फैक्टर, तो सारे फैक्टर लेने हैं, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, और विद हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 की तो 1 ही है। तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। सो 8 9 जा 72 इंटू 5, ये आ जाएगा मेरे पास
360, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किसी का भी एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, आप जो मेथड यूज कर सकते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन आप ज्यादा मुझे जो अच्छा लगता है वो ये लगता है कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर एचसीएफ में, एवरी नंबर विद हाईएस्ट पावर एलसीएम में। ठीक है, बाकी आप एलसीएम सिंपली जैसे आप निकालते हो वैसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो फटाफट से इसे राइट डाउन करो, देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों का HCF 9 है, LCM पता करना है। ठीक है, तो अपन ने अभी भी एक फॉर्मूला देखा था, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF कितना है 9, LCM मुझे पता नहीं है, नंबर्स क्या होंगे, ये दोनों नंबर हो जाएंगे 306 इंटू 657, ये नंबर हो गया, इसको नीचे भेज दो। LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन में 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 से ये कट हो रहा है, अब 9 से कट रहा है नहीं हो रहा है। 3 और 9 का जो रूल होता है कटिंग का, वो ये होता है कि आपको डिजिट्स को प्लस करना है, अगर प्लस करने के बाद में 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, 9 के मल्टीपल में आ रहा है तो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो 3 और 6 9, तो ये 9 से कटेगा, देखो कितने बार, 9 3 27, 9 4 36, ये लो कट गया। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये काम आपको खुद से करना है। आगे देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट गिवन है हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स 1 2 9 6 0, ये तो प्रोडक्ट है। HCF गिवन है हमें, HCF है 18, हमसे LCM पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, ऊपर वाला ही फॉर्मूला चिपका दो, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो कुछ नहीं करना, HCF कितना है, HCF है 18, LCM पता नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट हमें गिवन है 12960, 12960 प्रोडक्ट हमें गिवन है ना भाई, तो बस इसको नीचे भेज दो। LCM इक्वल टू 12960 अपॉन में 18, काट दो दोनों को। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। ये काम आपको अब खुद से करना है। ठीक है, फटाफट से राइट डाउन करो, दोनों के आंसर लिख लेना। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15, HCF and LCM of two integers are this and this. If one integer is 48, find the other. तो कुछ नहीं करना, सेम अगेन वही फॉर्मूला लगाओ। देखो आपको गिवन है HCF, HCF है 12, LCM गिवन है 336, ये HCF है LCM है, वन इंटीजर, तो हम A और B लेते हैं, A को मान लो 48 और सेकंड इंटीजर हमें बताना है, B हमें पता नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, HCF 12, LCM 336, A की वैल्यू 48 इंटू B, 48 को नीचे भेज दो, सो B इक्वल टू 12 इंटू 336 अपॉन 48, ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, 12 4 जा 48, डिवाइड करो 336 अपॉन में 4, कितना आएगा 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16, ये लो भाई 84 तुम्हारा आंसर हो गया, सिंपल। लास्ट, अब ये जो क्वेश्चन है इस पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम दी थी इस क्वेश्चन ने। क्यों? जब मैं 10th में था तो तुम देखोगे ये क्वेश्चन तुम्हें पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आ गया और मैं वहां फंस गया, और मैं नहीं चाहता कि तुम फंसो। क्लियर है? तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो हमें लार्जेस्ट, देखो जब भी तुम्हें लार्जेस्ट वर्ड मिलेगा इसका मतलब तुम्हें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। तो जब भी तुम्हें लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट ये सब सुनने को मिले तो तुम्हें HCF निकालना है। ठीक है, और जब तुम्हें स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लोएस्ट ये सब सुनने को मिले तो तुम्हें LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, सुनाओ, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 4 5 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हर केस में रिमाइंडर 5 होना चाहिए। अब रिमाइंडर जो तुम्हें दे रखा है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो गिवन नंबर्स है उसमें से रिमाइंडर को माइनस करो।
तो जो 245 है हमारे पास, इसमें से रिमाइंडर 5 है, 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 240। और दूसरी तरफ हमारे पास है 1029, इसमें से भी रिमाइंडर 5 है, जिसको माइनस करो तो यहाँ बचेगा 1025। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर को माइनस करना है। रिमाइंडर को माइनस करने के बाद में आपको निकालना है फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करोगे 2 1 2, 2 2 4, 0 एज इट इज, फिर 2 से डिवाइड करोगे 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, फिर 3 से करोगे एंड देन 5 से जाएगा लास्ट में। ठीक है, सो देन 1025 को फैक्टराइज करोगे तो 5 6 7 8, देखो 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, 5 6 7 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता, 5 से डिवाइड जाएगा सीधा, 5 से जाएगा 5 2 10, देन 0, 5 5 25, देन अगेन 5 से ही जाएगा, 5 4 20, 5 1 5, देन अगेन 40 बन जाएगा सीधा। 41 इज अ प्राइम नंबर, 41 किसी और के टेबल में नहीं आता है। तो मेरे पास यहाँ पे 240 जो था उसके फैक्टर आ गए 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 into 3 into 5। ठीक है, देन 1025, यहां पर जो मेरे पास नंबर था वो आया 5 into 41। क्लियर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 into 41 की पावर 1। नाउ मैंने क्या बोला, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, ये सब वर्ड जब सुनने को मिले तो तुम्हें HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे यहां से। HCF क्या होता है, कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर। तो कॉमन नंबर यहां पे दोनों में कॉमन क्या है सर, 5 कॉमन है। ठीक है, 5 कॉमन है। लोएस्ट पावर क्या है, लोएस्ट पावर 5 की लोएस्ट पावर 1 है, तो यही मेरा यहां पे HCF हो जाएगा। ठीक है, और यही मेरा आंसर है। क्लियर है, कॉमन नंबर विद लोएस्ट पावर ही आपका यहां पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। अब अगर आप इसमें इसका डिवाइड करते हो तो यहां पे आपके पास रिमाइंडर 5 बचेगा इन ईच केस। क्लियर है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। देखो सो हमने अभी समझा स्टार्टिंग में कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो या तो रूट में हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, या फिर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो यहां पर 7√5, तो रूट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल तो है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो प्रूफ करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो नंबर गिवन है उसको अपोजिट अज्यूम करना है। मतलब ये इरेशनल बोल रहा है तो आप इसको रैशनल अज्यूम करो। तो हम यहां लिखेंगे लेट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहां पे 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब आप इसको रैशनल मानोगे तो इस रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं P/Q के इक्वल, या फिर A/B लिख लो, M/N लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है, सो 7√5 इक्वल्स टू P/Q हो गया, क्योंकि हमने अभी इसको रैशनल माना है। नाउ यहाँ पे P और Q क्या है मेंशन करेंगे, P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जो जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा, उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सो नाउ यहां पर आपको क्या करना है, रूट में जो नंबर होगा उसको सेपरेट करना है, उसको सेपरेट करना है, उसके अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। रूट में जो नंबर है उसके अलावा वहां पर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो 7 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो यहां पे √5 आ जाएगा, P अपनी जगह, 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा तो ये जाएगा 7Q। अब देखो √5 जो है मुझे पता है कि ये क्या है, इर्रेशनल है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और इधर क्या है P/7Q। तो क्या ये A/B का फॉर्म बन गया, मतलब ये रैशनल हो गया, तो ये हो गया रैशनल। अब तुम बताओ क्या एक रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां से हम बोलेंगे कि √5 इज इरेशनल, बट P/7Q is rational. This contradiction has arisen because
ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। सो हमारा अजम्पशन गलत था, हमने क्या अज्यूम करा था 7√5 रैशनल है, तो हम यहां पे बोल देंगे हेंस हमारा अजम्पशन गलत हो गया, 7√5 रैशनल नहीं है, 7√5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सो इस तरीके से आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, बट मैंने जो बोला कि आपको रूट वाले नंबर को अलग करना है। अब उस रूट वाले नंबर के साथ में दूसरा नंबर प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है। उसको सेपरेट करने का जो तरीका है वो मैं अभी आपको इधर समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में तो कैसे भी आ सकता है। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 5 - √3 इर्रेशनल। तो इसके अंदर सेम हम वही काम करेंगे, पहले इसको रैशनल मान लेंगे। लेट 5 - √3 इज रैशनल। तो पहले हमने इसको रैशनल मान लिया। जब आप इसको रैशनल मानोगे तो ये हो जाएगा 5 - √3 इक्वल टू P/Q का फॉर्म, ठीक है। आप इसको P/Q के इक्वल लिख सकते हो। नाउ मैंने क्या बोला, यहां से आपको क्या करना है, रूट वाला नंबर अलग करना है। तो मैं 5 को उधर भेजूंगा। अब 5 यहां पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस में जाएगा, तो यहां बचेगा -√3, ये उधर चला जाएगा। तो P/Q ये उधर जाके हो जाएगा -5। नाउ इस माइनस को यहां से अगर हटाते हो, इस माइनस को अगर यहां से हटाते हो, तो जब ये माइनस इधर से हटेगा तो इधर वालों के साइन चेंज कर देगा। तो यहां से √3 इक्वल टू, मैं माइनस यहां से हटा रहा हूं तो उधर हो जाएगा 5 - P/Q, ये हो जाएगा 5 - P/Q। नाउ इसके नीचे आप 1 लगाओ, एलसीएम लो, √3 इक्वल टू ये हो जाएगा 5Q - P/Q। अब वापस से देखो, √3 क्या है, इर्रेशनल है, और ये वाला जो फॉर्म है क्या ये वापस से A/B बन गया, मतलब ये रैशनल हो गया। तो ये तो है इर्रेशनल और ये है रैशनल, और दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो अगेन आपको यही लाइन लिखनी है कि √3 इज अ रैशनल नंबर, बट 5Q - P/Q is a rational. This contradiction has arisen because of a wrong assumption, and hence जो भी हमारा नंबर था वो हो जाएगा इर्रेशनल। तो थ्योरी आपकी यही रहेगी, बस आपका पैटर्न चेंज होता रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। बस आपको नंबर थोड़ा सा कभी आगे कभी पीछे ऐसे मिलेगा। अब मेरी बात समझो, अगर तुम्हें मान लो ऐसे दिया कि 2 + √5 ये दे रखा है, तो तुम्हें 2 को उधर भेजना है, ठीक है, A/B 2 को उधर भेजना है, देन एलसीएम लेना है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है, मान लो मल्टीप्लाई में था तो मैंने ये वाला मेथड बता दिया। अब मान लो डिवाइड में आ गया, जैसे मान लो मेरे पास आ गया 3/√3/2, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको तो मैं क्या करोगे, A/B के इक्वल लिख के 2 को ऊपर भेजोगे बस। तो यहां से √3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2A/B, तो ये हो गया अपना P/Q का फॉर्म। तो एक तरफ तुम्हें रूट में नंबर रखना है और दूसरी तरफ तुम्हें रैशनल फॉर्म बनाना है, उसके बाद तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा और वो जो भी नंबर था वो तुम्हारे अजम्पशन गलत होने की वजह से इरेशनल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहां पे तुम्हें नंबर्स को उधर कैसे भेजना है, ये तुम्हारा बेसिक है, और उसमें गड़बड़ करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलो तो फटाफट से सबको राइट डाउन करो, देन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अब यहाँ पे अपन सेकंड चैप्टर ले रहे हैं यहाँ से। सो अपने पास है यहाँ पे x² -x -6, इसके जीरोस निकालें। जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले आप इसके इक्वल टू में 0 पुट करोगे, देन अभी मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले आगे वाला नंबर चेक करना है, आगे कुछ नहीं है तो उसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दो लास्ट नंबर से, आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर अपने पास -6, तो यहाँ से आ जाएगा -6। अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करे तो -6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करे तो यहाँ पे बीच में कितना है, बीच में कुछ नहीं है तो 1 है, बीच में -1 है, ठीक है। तो अगर मैं लेता हूँ 3 2 तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, लेकिन मुझे -6 चाहिए, तो अगर मैं -3 ले लूँ तो क्या यहाँ -6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। और अगर -3 में +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1, और बीच में क्या है -1, तो ये मेरे इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ से हम लिखेंगे x² -3x +2x -6 = 0। फर्स्ट नंबर एज इट इज, लास्ट एज इट इज, बीच वाले की जगह आपको वो लिखने जो आपके टुकड़े आए हैं। यहाँ पे हम 2 2 का पेयर बना लेंगे, इधर से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x -3, यहाँ से
2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 आ जाएगा एक बार और एक बार आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हमारे जीरोज हो गए। अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा क्या होता है 0 होता है ना, और बीटा इक्वल टू -2। तो ये दोनों हमारे जीरोज हो गए और ये हमारा आंसर है। अगर तुमको रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोलता है तो सिंपली क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए वाला फॉर्मूला लगा के। अब देखो ये सेम क्वेश्चन इसके जैसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी गड़बड़ तुम कर दोगे अगर ध्यान नहीं दोगे तो। वापस क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब मान लो ये है मेरे पास। अब अगेन यहां पर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, लेकिन ध्यान ये देना है तुम्हें कि जो भी तुम्हें पॉलिनोमियल देगा वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। अब इसमें ये जो bx है वो आगे है तो इसको पहले अरेंज करोगे, 6x स्क्वायर ये आएगा आगे माइनस 7x, देन ये जाएगा पीछे -3 इक्वल टू 0। नाउ ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है और अब यहां से अपना क्वेश्चन चालू होगा। अगर तुमने ऊपर ही फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चालू कर दी तो करते रह जाओगे, आधा घंटा लग जाएगा लेकिन सवाल नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पहले पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में तुम्हें उसकी स्प्लिटिंग चालू करनी है, अगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो। क्लियर है? चलो भाई आगे देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तुम्हें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, एक्स प्लस अल्फा बीटा जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इक्वल टू में तुम्हें लेना है 0, ठीक है। 0 क्यों लेना है, क्योंकि कभी कभी अपॉन में भी तो नंबर आ जाते हैं इधर, ठीक है, इसके अपॉन में भी कुछ होता है, तो अपॉन वाले को हटाने के लिए हम यहाँ 0 लेते हैं। लेकिन ये याद रखना कि लास्ट में तुम्हें 0 को हटाना है, क्योंकि तुम पॉलिनोमियल निकाल रहे हो और पॉलिनोमियल में इक्वल टू में 0 नहीं होता। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, अगर इक्वल टू में 0 लगा दिया तो वो इक्वेशन बन जाएगी। नाउ सो यहां पे हम पुट करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अभी क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 एक्स एज इट इज, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू है आपके पास 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? सो यहां पर ही अपने पास आ गया आंसर, लेकिन 0 हटाना है लास्ट में, तो आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। चलो नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चन और अपने पास। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोज आर। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ध्यान दो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहां पर हमें क्या गिवन था, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लेकिन यहां पर तुम्हें सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखा, यहां पर सिर्फ जीरोज दे रखे हैं। जीरोज मतलब अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है तुम्हारे पास √3 और बीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास -√3। अभी तुम्हें अल्फा बीटा दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सम और प्रोडक्ट, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें जो गिवन था वो गिवन था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये गिवन था, ठीक है। बट अभी सीधा अल्फा और बीटा गिवन है, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो सिंपली वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह √3, बीटा की जगह -√3 और एक्स एज इट इज अल्फा की जगह √3, बीटा की जगह -√3 इक्वल टू 0। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और प्लस माइनस -3 इक्वल टू 0, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो ये तो हमने हटा दिया, ठीक है, ये तो गया पूरा कैंसिल हो गया, बचा ये √3 × √3 3 होता है, और प्लस माइनस माइनस तो -3, तो अपना आंसर आएगा एक्स स्क्वायर -3। ये आपका फाइनल पॉलिनोमियल हो जाएगा जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है।
नाउ लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब ये तो तुम्हारी बुक में है, ठीक है, तो तुम कर लोगे, लेकिन इस टाइप के भी तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, पूरा पेपर इजी होता है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो तुम्हें फंसाता है, ठीक है। सो बस वही फंसाने वाले काम हमें इजी करना है। हम नहीं चाहते कहीं भी फंसना, हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, किसके इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा के इक्वल है। सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्या ए से ए कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो माइनस बी इक्वल टू सी आ गया क्या मेरे पास? आ गया सर। पॉलिनोमियल क्या गिवन है? पॉलिनोमियल गिवन है के एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3k, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में तुम्हें कुछ नहीं करना, यहां वैल्यू पुट करो b माइनस बी। सो देखो माइनस b का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 5 है। b का वैल्यू क्या है? 5 है। इक्वल टू c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है 3k। c का वैल्यू 3k। भाई ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 3k। k निकालना है, इसको नीचे भेज दो। सो k इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप से तुम्हें अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन का भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। सो यहां पर अपन ने दोनों चैप्टर्स को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके साथ विद एक्स्ट्रा डिटेल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो इतना कवर करो एंड आई गारंटी यू इसके बाहर तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।